वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2023 की बंगाली लैंग्वेज मिनी सीरीज गोबीर जोयर माच की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम चार लेडीज को देखते हैं एक रेस्टोरेंट में। चारों के सामने एक रेड वाइन रखी हुई है और रीमा नाम की लेडी कहती है कि खेल शुरू करें क्या, सारे रूल्स तो याद है ना। फिर सीन कुछ टाइम के बाद होता है शिफ्ट। बीना नाम की लेडी अपने घर पे होती है। उसके मन में सवाल आता है कि सबसे जरूरी क्या है, रूल्स को मानना या रूल्स को तोड़ना। वैसे हमने तो पूरी कोशिश करी थी रूल्स को मानते हुए गेम खेलने की, मगर पता ही नहीं चला हमने कंट्रोल खो दिया। तभी घर के लैंडलाइन पे कॉल आती है पुलिस की, जो कि बीना का छोटा बेटा पिक करता है और अपनी माँ से पूछता है कि मॉम, आपको पुलिस में क्यों किया, किसी की मौत वगैरह हो गई है क्या आपको पुलिस पकड़ लेगी अब। जिससे बीना के चेहरे पे खौफ भर जाता है दोस्तों। अब आखिर में हुआ क्या था, ये जानने के लिए हम इन चारों लेडीज की लाइफ को जरा अच्छे से खंगालते हैं। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों, ये चारों लेडीज महीने के आखिरी संडे के दिन एक PNPC नाम के रेस्टोरेंट में मिला करती है, जहाँ ये अच्छा खाना एंजॉय करती हैं, साथ में पीना भी, सेल्फीज लेती हैं और सबसे जरूरी काम, पूरे महीने की जो भी गप्पे शप्पे सब लड़ाती है। लाइक किसके जान पहचान में कौन अपने हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहा है, किनका डिवोर्स होने वाला है, ऐसी बातें करते हैं ये, या किसकी चीटिंग पकड़ी गई है। और बताओ आपको, इन सभी को बहुत ही बड़ा घमंड है कि हम उन लोगों की तरह नहीं है। हम और हमारे हस्बैंड तो पूरी तरह से लॉयल है, और अगर कभी ऐसी नौबत आती भी है कि हमारे हस्बैंड चीट करते हुए पकड़े गए तो हम तो सेपरेट हो जाएंगे, मगर कभी भी दूसरे मर्द के साथ शामिल नहीं होंगे। इस तरह इन चारों की सोच ऐसी है दोस्तों। पर इनको नहीं पता ना कि इनकी लाइफ में कौन सा भूचाल आने वाला है। तो हर महीने के आखिरी संडे की तरह आज भी तय था कि सब मिलेंगे PNPC रेस्टोरेंट में। तीन लेडीज तो आ चुकी होती है, मगर रीमा अभी तक नहीं आई होती। तो ये लोग सोचते हैं कि आज रीमा इतना लेट कैसे हो गई। तभी हम रीमा को उसके घर पे रोते गाते देखते हैं, जहाँ पे वो सोचती रहती है कि आज की महिला मंडली में मेरा किस्सा डिस्कस होगा। अरे तो बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो हिम्मत जुटाती है और जैसे तैसे रेस्टोरेंट चली जाती है। अब वहाँ उसके चेहरे पे 12 बजा देखकर उसके फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं और पूछती हैं कि क्या हो गया, इस तरह लटका क्यों रखा है चेहरा, तुमने तीर्थ जीजू को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया क्या। तभी दोस्तों एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब रीमा अपने हस्बैंड को ये खुशखबरी देती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने शुरू से क्लियर करके रखा हुआ था कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए और तुम पिल्स टाइम पे लेती रहना, मैंने कह दिया था। फिर ये कैसे हो गया। तो रीमा कहती है कि हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, अब तो हमें बच्चा कर लेना चाहिए। और रही बात धोखा की, तो वो आपने मुझे दिया है। एनिवर्सरी वाली रात गिफ्ट देने के बजाय आपने मुझे अपने अफेयर के बारे में बताया, वो धोखा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात आपको बता दूंगी तो आप हमारे बच्चे की खातिर फिर से पहले जैसे हो जाओगे। मगर यहाँ पे तीर्थ कहता है कि बच्चे की बात करके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, सोचना भी मत, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। इसलिए बेहतर यही होगा कि वक्त रहते तुम अबॉर्शन ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारा या तुम्हारे बच्चे की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। तो ये कांड हुआ था दोस्तों उसके साथ। अब वो ये सारी बातें बताकर अपनी फ्रेंड्स के सामने जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी आरती के हस्बैंड का आता है कॉल और वो उनसे बात करने के लिए रेस्टोरेंट के बैक साइड में चली जाती है, जहाँ वो अपने हस्बैंड को भी सारी बातें बताती है कि कल ही रीमा का 5वां मैरिज एनिवर्सरी था और उसके हस्बैंड ने डिवोर्स मांग लिया। बताओ, बेचारी खूब रो रही है, क्या करे। इसमें वैसे रीमा की भी गलती है, हर टाइम शॉपिंग में बिजी रहेगी तो हस्बैंड तो कहीं और मुंह मारेगा ही ना। तभी बीना आरती को बुलाने आती है, कह रहे देखना रीमा कितना रो रही है, हम उसको कैसे संभाले। वहीं इनकी तीसरी फ्रेंड दीप्ति उसको संभालने की कोशिश कर रही होती है, ये कहते हुए कि अभी रो मत, करेंगे कुछ ना कुछ, ये रोने का टाइम नहीं है। हमें ये सोचना होगा कि तीर्थ जीजू के दिमाग से डिवोर्स का ख्याल कैसे निकाले बस। पर रीमा भड़क जाती है कि तुम बार बार ये क्या कह रही हो, अभी मत रो, अभी मत रो। अरे अभी पता चला है तो अभी ही तो रोंगी, ये कोई रोने का कोई मुहूर्त थोड़ी होता है कि मुहूर्त देख के रोंगी। जिससे दीदी बीना और आरती को कहती है कि तुम ही संभालो रेस को, मेरा बस का नहीं है, अपने पति को तो संभाल नहीं पाई है और अब मुझ पे गुस्सा कर रही है। तो थोड़ी देर के लिए दीदी उठकर वहां से चली जाती है दोस्तों, और रीमा बाकी दोनों सहेलियों से कहने लग जाती है कि वो क्या बोल के गई अभी, अरे तीर्थ ने चीट किया है, इसमें मेरी क्या गलती है। तो इस पे बीना कहती है कि देखो तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी, तुम दोनों के बीच जगह खाली थी तभी तो तीसरा पर्सन बीच में आया। तो ऐसे बिहेव मत करो कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक था और फिर अचानक से तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें चीट कर दिया। तुम्हारे बीच पहले से कुछ चल रहा था गड़बड़। देखो मेरे और ध्रुव के बीच तो कभी कोई लड़की आई नहीं, जबकि तुम्हारी शादी से 5 साल पहले हमारी शादी हो गई थी। हमारे तो 2 बच्चे भी हैं, लियो और मिशिका, और ध्रुव ने आज तक आंख उठाकर किसी दूसरी औरत को नहीं देखा। जिसपे रीमा भी कह देती है कि वो इसीलिए क्योंकि ध्रुव जीजू बोरिंग है, हर वक्त हिसाब किताब में बिजी रहते हैं, सोचते रहते हैं बस कहाँ से 2 पैसे बच सके, कहाँ से 4 पैसे कमा सकूं, उनका ध्यान बस इन सब में लगा हुआ है। तो अब बीना थोड़ा गुस्सा हो जाती है, अरे वो जैसे सही है, मैं खुद उनको ये करने के लिए कहती हूँ, अगर मैं चाहती ना तो अपने हस्बैंड को रोमांटिक बना सकती थी। और मुझे तो पता है कि अगर आज वो मेरे साथ आशिकी करेगा तो आगे चलकर उसका मन किसी और के साथ भी करने का करेगा। इसीलिए पति जितना बोरिंग होगा उतना बढ़िया रहेगा, बेफिक्री रहेगी। और वैसे भी रीमा तुम अब कितनी मोटी हो गई हो, पहले शादी के टाइम तुम कितनी हॉट दिखती थी और अब बिल्कुल आलू की बोरी की तरह हो गई हो। तभी तुम्हारा पति तुम में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। अरे हमारी तरह तूने खुद को मेंटेन किया ही नहीं है। इस तरह दोस्तों उसकी देखा सारी फ्रेंड्स उसको अब बस टोकने पे लगी हुई है। वहीं दीदी का तो कुछ और ही मानना होता है, हालांकि वो जो सोचती है
उसके बारे में किसी को बताती तो नहीं, पर हमें उसके दिल की बात पता चल जाती है। दरअसल ये लोग तो स्कूल टाइम से फ्रेंड्स हैं। तो स्कूल टाइम में क्या हुआ था, रीमा ऐसे नखरे दिखाती थी जैसे कि वो टाटा बिरला के खानदान से बहुत ही अमीर। पर स्कूल टाइम पे जब रीमा को डेंगू हुआ था तो एक बार दिति रीमा के घर पे गई थी नोट्स पहुंचाने के लिए, और उस वक्त उसे रीमा के घर की हालत देखकर पता चल गया कि वो कितने कंगाल खानदान की है। पर नसीब से रीमा की शादी अमीर लड़के से हो गई, और फिर तो जो उसने पैसे पानी की तरह बहाने शुरू किए ना, क्या ही कहे। दीदी को तो लगता है कि रीमा ने जरूर तीर्थ जीजू को कंगाल बना दिया होगा शॉपिंग कर करके, इसीलिए जीजू उसको छोड़ रहे हैं। मगर ये रीमा अपनी असलियत छुपाने के लिए जीजू को ही बदनाम कर रही है कि उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। खैर इसके बाद दीदी वापस अपनी सहेलियों के पास जाती है, जहाँ रीमा कह रही होती है कि तुम तीनों के अंदर घमंड आ चुका है ना, कि तुम लोगों की वजह से तुम्हारे हस्बैंड बहुत ही लॉयल हैं, पर मैं ये साबित कर दूंगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मोटा पतला होने से, जिम या ब्यूटी पार्लर जाने से कोई मतलब नहीं होता। अरे तुम सबके पति अभी तक सिर्फ और सिर्फ लॉयल इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें कोई चांस नहीं मिला। तुम लोगों ने उनको अपने पन्नों में बांध के रखा हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ा स्पेस दिया ताकि हमारा रिश्ता फ्रेश रहे, मेरे हस्बैंड मेंटली एग्जॉस्ट ना हो, पर उसने तो मेरी दी हुई आजादी का गलत फायदा उठा दिया। पर मैं बता दूं तुम तीनों को, तुम्हारे पति भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। इस पे दोस्तों दीदी से बर्दाश्त नहीं होता कि कैसी बातें कर रही है हमारे पतियों के लिए। वो बोल देती है कि तेरी किस्मत फूट गई है ना, तो तू एक ही तराजू पे सारे मर्दों को मत तोल, अपने पति के जैसे मत सोच हमारे पतियों को। मेरे हस्बैंड सुमित एक मिडिल क्लास घरेलू आदमी है। वो काम से लौटने के बाद घर के काम में मेरी हेल्प करते हैं, हमारे बेटे को पढ़ाते हैं। उन्हें तो ये चीटिंग वाली बात से भी नफरत है। वो तो मुझे इन सारी गप्पो शप्पो से जो मैं तुम्हारे साथ करती हूँ इसके लिए भी मना करते हैं वो, कि कहीं मैं गलत रास्ते पे ना निकल जाऊं। वही दोस्तों आरती भी कहती है कि मैं तो अपने हस्बैंड अरुण को बिस्तर पे अपना दीवाना बना देती हूँ। मैं उन्हें जिस तरह से जो तरीके से सेटिस्फाई कर सकती हूँ सब करती हूँ, ताकि वो किसी और लड़की पे टाइम वेस्ट ना करे। जिसपे रीमा हंसती है और कहती है अगर तुम सबको अपने आप और अपने पति पे इतना गुरूर है ना, तो क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए तुम्हारे हस्बैंड की लॉयल्टी का। शुरुआत में तो दोस्तों ये राजी नहीं होती सभी की सभी, मगर रीमा इनको ललकारती है कि क्यों डर गए ना, इतना ही भरोसा है बस अपने हस्बैंड्स पे। तब जाकर ये मान जाती है और इसे ये रीमा के कहने पे एक गेम की तरह लेती है। पर इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे चलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने देखा था ना कि बीना के घर पे पुलिस का कॉल आता है, जिसे उसका बेटा पिक करके पूछता है कि मॉम किसकी मौत हुई है और पुलिस आपको पकड़ेगी क्या, तो बस बिना डरते डरते यही जवाब दे पाती कि बेटा रीमा आंटी की मौत हो गई है। और ये चीज बड़ी शॉकिंग होती है दोस्तों। अभी हमें कुछ नहीं पता कि आखिर इन्होंने कौन सा गेम खेला और रीमा की मौत कैसे हुई। बस आप बने रहिएगा वीडियो में, आगे सब पता चलेगा, मजा आ जाएगा इस स्टोरी में। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि दीदी, आरती और बीना तीनों अपने अपने वॉशरूम में घुसकर फोन पर डिस्कस कर रहे हैं कि पुलिस पूछताछ के लिए हमारे घर पे आने वाली है, क्या करें। अब देखो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, पुलिस के सामने कौन क्या बताएगा। दोस्तों इनकी आवाज बाहर ना जाए इसके लिए इन्होंने अपने वॉशरूम का नल थोड़ा खोल के रखा होता है, और बातचीत हो जाने के बाद ये मुंह पे पानी मारकर बाहर निकलती है ताकि इनके घर वालों को लगे कि हाँ भाई वो हाथ धो रहे थे। और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि रीमा ने आखिर मतलब गेम के रूल क्या क्या रखे हुए थे। तो सबसे पहला रूल तो ये था कि बीना सीड्यूस करेगी दीति के हस्बैंड को यानी सुमित को, दीति आरती के पति अरुण को, और आरती बीना के पति ध्रुव को सीड्यूस करेगी। रूल नंबर 2 था कि तुम तीनों एक दूसरे के पति को सीड्यूस तो करोगी मगर खुद सीरियस नहीं होगी, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ अपने हस्बैंड की लॉयल्टी चेक करना है, ना कि अपने फ्रेंड्स का बना बसाया घर तोड़ना है। ओके। रूल नंबर 3 जो करना है वो 1 महीने के अंदर ही करना होगा, और अब हर महीने में सिर्फ आखिरी संडे को मीटिंग नहीं होगी बल्कि हर हफ्ते के संडे को मीटिंग होगी। रीमा आगे कहती है गेम की रेफरी मैं हूँ, तो गेम की प्रोग्रेस की रिपोर्ट मैं हर संडे को लूंगी। और हाँ, तुम लोग मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। अगर तुम्हारे हस्बैंड की लॉयल्टी टेस्ट में तुम जीत जाते हो तो फिर मैं उनको देवता मान लूंगी और अपनी हार स्वीकार कर लूंगी कि हाँ मेरे ही में कोई कमी थी जिस वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझ पे चीट किया। और बदले में तीनों एक शर्त रखती है कि फिजिकल सिडक्शन अलाउड नहीं होगा, सभी बोलते हैं कि बिना टच करे सेड्यूस करना होगा। इसके बाद दोस्तों सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ सबसे पहले पुलिस ऑफिसर आते हैं बीना के घर और बताते हैं कि रीमा बिल्डिंग की छत से नीचे गिरकर मरी है। क्या आपको किसी पे शक है? किसी ने उसको छत पे बुलाया होगा फिर मार दिया होगा, किसी पे शक है क्या? तो इस पे बीना रोते हुए कहती है कि भला कोई रीमा को क्यों मारेगा बताइए, और मुझे नहीं लगता कि तीर्थ जीजू ऐसा कर सकते हैं। माना कि वो चीटर है, पर क्या अपनी वाइफ को रास्ते से हटाने के लिए वो खून थोड़ी करेंगे उनका? हाँ वो अलग बात है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने अपनी वाइफ को जान से मारा होगा। दोस्तों यहाँ पे उसने जानबूझ के ये बात बोल दी कि उसका कहीं और चक्कर चल रहा था, और अब पुलिस का शक तीर्थ पे भी आ जाता है। इसके बाद जब ऑफिसर दीप्ति से जाकर पूछताछ करते हैं कि क्या रीमा का कोई दुश्मन वगैरह था, तो वो कहती है कि रीमा की दुश्मन रीमा खुद ही थी। क्लास 9th की बात है, उसे अपने फिजिक्स टीचर पे क्रश था, और जब टीचर ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो रीमा ने अपनी कलाई काट ली थी। और फिर कॉलेज में भी तो जब एक लड़के से उसका ब्रेकअप हुआ तो उसने खुद की जान देने की कोशिश करी थी। बार बार प्यार में धोखा मिलने की वजह से उसने फिर प्यार में लक आजमाना ही छोड़ दिया।
और अपने घर वालों की पसंद से अरेंज मैरिज कर ली। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि तीर्थ जीजू उसको धोखा दे देंगे। इसके बाद दोस्तों जब ऑफिसर आरती से इंक्वायरी करते हैं तो वो कहती है कि कल ही तो संडे था और हम मिलकर आए थे सभी। वो बेचारी बहुत रो रही थी और हमें बता रही थी कि मेरे हस्बैंड मुझे डिवोर्स देने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने डिवोर्स नहीं दिया तो वो उस लड़की को घर लेकर आ जाएंगे जिसके साथ उनका चक्कर चल रहा है। आरती आगे बताती है कि रीमा तो ये भी कह रही थी कि मेरा तो मन कर रहा है अपने पति को जान से मार डालूं या खुद ही मर जाऊं। हमने रीमा को बहुत समझाया मगर फिर भी उसने ये कदम उठा लिया। अब आगे ऑफिसर उससे पूछती कि तीर्थ तो बता रहा था कि पहले तुम लोग महीने में सिर्फ एक संडे को मिला करते थे मगर हाल फिलहाल में हर संडे को मिल रहे थे। तो जिस पे आरती कहती है कि क्या करें सर, मजबूरी ही ऐसी हो गई थी। हमें तो रीमा की आखिरी सहारा थे। वो अपने घर में अपनी सास से अपने दिल की बातें नहीं बता पाती थी क्योंकि उसकी सास उसको ब्लेम कर रही थी कि तूने मेरे बेटे को खुश नहीं किया होगा इसलिए वो भटक गया। तो तब ऑफिसर कहते हैं कि पर एक बात बताइए, आप लोगों ने तो रीमा को ब्लेम नहीं किया ना? तो वो कहती कैसी बातें कर रहे हो सर, हम उसकी बचपन की फ्रेंड है, हम ऐसा क्यों करेंगी? तो अब ऑफिसर तीनों से ये पूछते हुए दिखाई देते हैं कि आप लोग इतनी अच्छी फ्रेंड थी फिर भी अपनी सहेली को देखने घटना स्थल पे क्यों नहीं पहुंची, क्या बात है बताइए। तो ये तीनों बढ़िया वाला बहाना बनाती है कि सर हमारी हिम्मत नहीं हुई थी उसे इस हालत में देखने की। इसके बाद स्टोरी फिर से पीछे जाती है और हम देख पाते हैं कि गेम स्टार्ट होने के कई दिनों के बाद तक आरती ने इसमें कोई कदम नहीं उठाया था। पर एक दिन रीमा आरती को फोन करके बताती है कि कल तुम्हारे हस्बैंड घर लेट आए थे ना, इसका मतलब समझी तुम? दीप्ति ने अपना खेल शुरू कर दिया है, देखो कहीं तुम पीछे न रह जाओ। इसीलिए दोस्तों आरती भी अपने टारगेट बीना के पति ध्रुव को कॉल करके कहती है क्या आप आज रात एक रेस्टोरेंट में मुझसे मिलने आ सकते हो? वो क्या है ना, मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी पर ये बात आप प्लीज बीना को मत बताना। और ध्रुव जब आरती से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर क्या बात है तो वो कहती है कि मैं मिलकर ही बता पाऊंगी। और फिर तो दोस्तों रीमा बीना और दीदी को भी यही कॉल पे कह देती है कि गेम शुरू हो चुका है, इसलिए तुम्हारे हस्बैंड कल रात को घर लेट आए थे, अब तुम भी अपना गेम चालू कर दो। यानी समझ रहे हो दोस्तों, इस वक्त रीमा ने अपनी तीनों फ्रेंड से झूठ कहकर गेम शुरू करवा दिया, जबकि उनके पति जो घर में लेट आए थे ना उसकी असल वजह तो खुद रीमा ही थी। उसने दरअसल तीनों के हस्बैंड को कॉल करके रात में एक रेस्टोरेंट बुलाया था ताकि वो उन तीनों से हेल्प मांग सके तीर्थ को समझाने में कि वो बाहरी लड़की को छोड़ दे और अपनी पत्नी पे ध्यान दे। और रीमा ने उन तीनों हस्बैंड को ये भी कह दिया था कि अपनी पत्नियों को ये बातें मत बताना क्योंकि वो लेडीज हैं तो इसमें मसाला बनाकर और लोगों को बताएंगी और फिर मेरी बदनामी होगी। समझ गए दोस्तों आप? इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और हम ऑफिसर को तीर्थ से बातें करते हुए देखते हैं। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से तुमने अपनी वाइफ को मारा है ना? तीर्थ कहता है सर ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो लगभग एक महीने पहले अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। दरअसल रीमा ने अपने फ्रेंड्स के हस्बैंड से हेल्प मांगी थी तो उन लोगों ने मुझे समझाया बुझाया तो मैं समझ गया था। फिर जब मैंने खुद ही ब्रेकअप कर लिया था और अपनी वाइफ को भी इस बारे में बताकर अपना रिश्ता उसके साथ ठीक कर लिया था तो मुझे भला उसको मारने की क्या जरूरत पड़ गई, और वो खुद भी क्यों ही मरना चाहेगी? मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, हो ना हो किसी ने उसकी जान ली हो। जब ये बात पुलिस फिर उन तीनों को बताती है तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है। साथ ही पुलिस को ये भी समझ में आ जाता है कि तीनों ही फ्रेंड झूठ बोल रही हैं क्योंकि उन तीनों ने कहा था ना कि संडे को रीमा ऐसी बातें कर रही थी कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, ये बात झूठी थी सरासर। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में होता है शिफ्ट दोस्तों और हम देखते हैं कि दीप्ति आरती के हस्बैंड अरुण से उसकी कार में मिलती है और उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड मुझ पे चीट कर रहे हैं। अरुण कहता भी है कि क्या बोल रही हो, देखकर तो लगता नहीं कि सुमित ऐसा कर सकता है। तो दीदी कहती है हाँ, दुनिया की नजर में उनकी इमेज एक फैमिली मैन की तरह है, रात होते ही वो जानवर बन जाते हैं। वो बिस्तर पे बहुत ही वायलेंट है, इतने सालों से मैं उनके वायलेंस को बर्दाश्त करती आ रही हूँ पर अब मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया और उन्होंने बाहर फिर अपना इंतजाम कर लिया है कहीं और। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर अरुण थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है कि देखो ये बातें बहुत ही पर्सनल होती है, मतलब मैं सुमित से इस बारे में कैसे बात कर सकता हूँ कि तुम बेड पे बहुत ही वायलेंट हो। तो दीदी कहती है नहीं नहीं नहीं, आपको उनसे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए आरती भी तो बेड पे वायलेंट है पर आप एंजॉय करते हो ना, तो मुझे भी बस अपने हस्बैंड की दरिंदगी एंजॉय करना सिखा दीजिए। अरुण की तो हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि तुम्हें ये सब आरती ने बताया? तो वो कहती है हाँ, और कौन बता सकता है, वही कहा करती थी कि वो आपको बेड पे डोमिनेट करती है, काबू करके रखती है। ये सुनकर अरुण बहुत ही उदास हो जाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद इस चीज से परेशान हूँ। मैं तो सिर्फ ये सब इसीलिए बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। अगर मैं मना करूंगा तो वो समझेगी मेरा प्यार खत्म हो गया है। और तभी दीदी अरुण के हाथों पे अपना हाथ रखकर कहती है चलिए मुझे कोई हेल्प तो नहीं मिली पर अपना दुख साझा करने के लिए एक दोस्त तो मिल गया। दूसरी ओर आरती बीना के हस्बैंड ध्रुव से मिलने एक न्यू अपार्टमेंट में जाती है जिसके बारे में ध्रुव ने अभी तक बीना को नहीं बताया था। एक्चुअली वो बीना को बर्थडे गिफ्ट में ये अपार्टमेंट गिफ्ट करना चाहता था मगर आरती को कुछ पर्सनल बात ध्रुव से डिस्कस करनी थी
इसलिए वो उसको यहाँ पे लेकर आ गया। तो अब रोते हुए ये देखिए आरती की एक्टिंग, वो रोते हुए अरुण से कहती है, आपको तो फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है ना जीजू, पता है मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनकी मौत के बाद वो घर मेरे नाम पे हो गया था, मगर लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड ने वो घर बेच दिया है। मुझे तो इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, इसलिए मेरे हस्बैंड ही सारा कुछ मैनेज करते थे। पर कुछ दिनों पहले क्या हुआ, जब मैं बैंक गई तो मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था। पता नहीं मेरे हस्बैंड ने सारे पैसे बिन बताए कहाँ खर्च कर दिए। मुझे लगता है उनका पक्का कहीं अफेयर चल रहा है। आपकी वाइफ बीना तो कहती है कि वो आपको पैसे कमाने के पीछे ऐसे फंसा के रखती है कि आप दूसरी लड़कियों पे ध्यान भी नहीं दे पाते। पर मैं तो अपने पति को बिना की तरह कंट्रोल नहीं कर पाई। ये कहकर दोस्तों मतलब इस तरह की एक्टिंग करके वो परेशान होते हुए उठ जाती है और ध्रुव ने जो जूस पीने को दिया था ना, उसे वो अपने कपड़े में गिराकर ग्लास छूटने का नाटक करती है। ग्लास टूटकर बिखर जाता है तो ध्रुव उसे कांच के टुकड़ों से बचाने के लिए हाथ पकड़ के साइड करता है। और इधर बीना सुमित से मिलने गई होती है दोस्तों, और वो भी उसको झूठी कहानी सुनाती है रोते रोते कि मेरा पति मुझ पे हाथ उठाता है पता है। तो सुमित पूछता है, तुम ये बातें अपने फ्रेंड से भी तो डिस्कस कर सकती थी। जिस पे बीना कहती, नहीं नहीं, वो लोग तो मेरे हस्बैंड को हीरो मानती है क्योंकि मेरे हस्बैंड पैसे वाले हैं, उन पे पैसे उड़ाते हैं, वो लोग तो ध्रुव के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। तो सुमित पूछता है, क्या दीदी भी तुम्हारे हस्बैंड को हीरो मानती है? तो वो कहती, हाँ जीजू, आपको पता है दीदी को तो पैसों से बहुत ही प्यार है। वो अक्सर हमें बताती रहती है, मतलब आपके बारे में बताती रहती है कि तुम्हारे जीजू तो मिडिल क्लास आदमी है, हमारे घर में पैसों की तंगी चलती रहती है। और ये भी कहती है कि आपको तो लाउड मेकअप पसंद नहीं है ना जीजू? मगर बाहर तो वो फुल मेकअप में घूमती है और घर जाने से पहले मेकअप हटा देती है। वो कहते हैं ना, जिसे हीरा मिल जाता है तो उसे उसकी कदर नहीं होती। वैसे ही आपके साथ हो रहा है मेरे ख्याल से। मुझे तो हमेशा से आपके जैसे पति की ख्वाहिश थी, जिसके पास भले ही ज्यादा पैसा ना हो मगर समझ तो हो, सुख दुख में साथ देने वाला तो हो, उसमें चीज समझने की गहराई तो हो। पर देखिए ना, मेरे हस्बैंड के पास तो पैसे हैं मगर पैसे से इमोशनल सपोर्ट थोड़ी खरीदा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों वो रोते हुए वहां से जाने का नाटक करती है और जानबूझ के सामने से आ रहे वेटर से टकरा जाती है, जिससे वेटर जो कॉफी लेकर आ रहा था वो बीना के हाथ पे गिर जाता है। अब ये देखकर सुमित फौरन टिश्यू पेपर निकाल के उसका हाथ पहुंचने लग जाता है। और इस तरह से इन तीनों लेडीज ने अपने अपने टारगेट को अपनी ओर कर लिया है और सबने पहले डिस्कस कर लिया था, मतलब पहले रूल बना लिया था कि जो भी सेडक्शन होगा, जो भी सीड्यूस करने वाली चीजें होंगी वो वर्बली होंगी, फिजिकल टच वाला अलाउ नहीं होगा। मगर ये क्या दोस्तों, तीनों लेडीज ने पहली मुलाकात में अपना वही वाला रूल तोड़ दिया। और आगे सुनिए ना, फिर संडे को जब ये तीनों एक एक करके रीमा से मिलने जाती है उसको अपना मतलब प्रोग्रेस दिखाने के लिए, तो इन्होंने आधा ही सच बताया होता है। हालांकि रीमा तो समझ जाती है कि इन्होंने जानबूझकर ये रूल तोड़ा है और इन तीनों लेडीज के आपस में बातें बिल्कुल बंद होती है और रीमा भी इनको एक दूसरे की बात पूछने पे कुछ नहीं बता रही थी। साथ ही दोस्तों एक ही हफ्ते में तीनों लेडीज को अपने अपने पति के बर्ताव में थोड़ा फर्क दिखने लग गया था। तीनों पति सर दर्द का बहाना बनाकर रात में अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में होता है शिफ्ट। रीमा की मौत के बाद ये तीनों लेडीज पहली बार उस रेस्टोरेंट में जाती हैं जहाँ पे ये हर संडे को मिला करती थी। अक्सर सेम वेटर ही इन्हें खाना और ड्रिंक सर्व करता था। वो आज रीमा को ना देखकर उनके बारे में पूछता है, रीमा के बारे में। तो ये तीनों बताती है कि रीमा अब कभी भी इस रेस्टोरेंट में नहीं आ पाएगी क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रही। वेटर बड़ा परेशान हो जाता है और रेस्टोरेंट के बैक साइड में जाकर बड़ा रोता है दोस्तों। अब ये देखकर इन तीनों सहेलियों का सर घूम जाता है कि वेटर को इतना दुख क्यों हो रहा है, वेटर का उसके साथ क्या रिश्ता है। तो आगे ये लोग उस वेटर से, जिसका नाम सुरेश है, उससे इतनी इमोशनल होने के पीछे की वजह पूछते हैं ये लोग। तो सुरेश बताता है कि रीमा मैडम बहुत ही अच्छी थी। और फिर दोस्तों एक फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं जिस दिन रीमा ने अपनी फ्रेंड्स को अपनी कंडीशन बताई थी ना और गेम खेलने को कहा था, उस रात तीनों के जाने के बाद भी रीमा काफी देर तक उसी रेस्टोरेंट में बैठी रही, ड्रिंक कर रही थी। और फिर सुरेश रीमा को आकर बताता है कि मैडम रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम आ गया है, अगर आप कहें तो टेबल खाली कर दूं। मगर रीमा आज पूरी रात शराब पीकर कुछ भूल जाना चाहती थी पर भूल नहीं पा रही थी, तो वो सारी बातें सुरेश को भी बता देती है और निकल जाती है वहाँ से। मगर सुरेश को उसकी परवाह होती है, इसीलिए वो उसकी कार तक उसको छोड़ने जाता है। पर रीमा उसे बताती है कि जब उस कार का मालिक ही नहीं रहा तो मैं उस कार को अपने साथ लेकर क्या ही करूंगी, मैं नहीं लाई कार, मैं टैक्सी से आई थी। तो सुरेश कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए टैक्सी कर देता हूँ। पर वो घर जाने को तैयार नहीं होती दोस्तों। अब ये सारी बातें सुरेश के मुंह से सुनते हैं बीना, दिति और आरती उससे कहती है कि अच्छा तो तुमने रीमा के ड्रिंक होने का फायदा उठाया उस रात, है ना, ये प्योरली फिजिकल रिलेशन हो गया। तो सुरेश कहता है कि मेरी तरफ से सच्चा प्यार था। और तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर सुरेश को लेके जाता है डांटते हुए कि लगता है तो काम नहीं करना, यहाँ पे काम करने का मन नहीं है तेरा, इसीलिए तो लेडीज के साथ गप्पे लड़ा रहा है। खैर सुरेश तो अपने काम पे वापस लौट जाता है दोस्तों। मगर इन तीनों के मन में बड़ी तेजी से जलन मचनी शुरू हो जाती है कि हमने तो सोचा था सुरेश मुझे पसंद करता है, मतलब हर कोई तीनों में बोलती है मैंने सोचा था मुझे करता है, दूसरी वाली बोलती मैंने सोचा मुझे करता है। तीनों यही कहती है कि मैं जब उसके साथ हल्का फुल्का फ्लर्ट करती थी तो वो स्माइल क्या करता था, लेकिन फिर वो रीमा का ट्रू लव कैसे बन गया। इस तरह मन ही मन दोस्तों
दोस्तों ये तीनों लेडीज सुरेश को चाहती थी, उस पे लाइन मारती थी, मगर खुलकर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। पर आज जब इनको पता चला है कि वो तो रीमा से प्यार करता था, तो ये तीनों आपस में मरी हुई रीमा की खूब बुराई करती है कि बताओ इस पागल रीमा में ऐसा क्या दिख गया इसको, ना तो वो जिम या योगा करती है और ना हमारे जितना बन ठन के आती है, हम तो उससे ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, फिर भी उसने रीमा को क्यों चुना पता नहीं, और अगर अब चुन ही लिया था तो अब इसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। हम पुलिस वाले को बताएंगे कि इसका नाजायज रिश्ता था रीमा के साथ, इस वेटर का, सुरेश का, और बता देंगे कि सुरेश पहले से जानता था कि रीमा रिच है, तो उसने उस रात रीमा के साथ रिलेशन बनाया। पर कुछ दिनों के बाद तीर्थ को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और इस बारे में अपनी वाइफ को बताया। इसीलिए फिर रीमा ने भी सुरेश से दूरी बनाने की कोशिश की, जो सुरेश को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने रीमा को बिल्डिंग की छत पे बुलाकर उसे धक्का देकर मार डाला। ये बता देंगे पुलिस वालों को। इस तरह ये तीनों अपना प्लान बनाती हैं दोस्तों, और तभी ऑफिसर आरती को फोन करके कहते हैं कि आप तीनों से अलग अलग तो पूछताछ हो गई, अब साथ में बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं हम लोग। तो आरती उन्हें सुरेश के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताती है। वो कहती है कि आपने पूछा था ना कि हमें किसी पे शक है क्या, तो हमें शक है, मगर ऑफिसर कहते हैं कि मिलकर बात करते हैं। अब इधर दोस्तों इन्होंने कप का कॉफी ऑर्डर किया हुआ था, मगर सुरेश अभी तक इनको सर्व नहीं किया है, इसीलिए ये टीम मैनेजर को बुलाकर कंप्लेन करती है कि कैसी सर्विस है आपकी, कितना टाइम हो गया ऑर्डर दिए हुए, हम आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं और आपका वेटर हमें इग्नोर कर रहा है। तब मैनेजर सुरेश की ओर से माफी मांगता है और तब तक में सुरेश कॉफी लेकर भी आ जाता है, मगर वो 3 की जगह 4 कॉफी लाया होता है, जिसपे वो लोग सुरेश को टॉन्ट करते हैं कि तुम्हें तुम्हारी ट्रू लव का भूत दिखाई दे रहा है क्या, जो तुम 4 कॉफी लेकर आगे हो। तो सुरेश जवाब देता है कि रीमा मैडम ने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद उन तीनों को मुझे भूलने मत देना। अब जब रीमा मैडम ने ये बात कही थी उस वक्त तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, पर अब आ चुकी है। उन्हें पता था कि अगर आप लोग गेम में हार गई तो बौखला कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनकर ये तीनों डर जाती है दोस्तों और पूछती है तुम किस गेम की बातें कर रहे हो। तो स्टोरी जाती है फिर से फ्लैशबैक में और हम देख पाते हैं कि सुरेश ने टैक्सी कर ली थी और वो उसे उसके घर छोड़ने भी जा रहा था, मगर रीमा अपना एड्रेस नहीं बता रही थी। वो एक बोतल शराब रेस्टोरेंट से लेकर निकली थी, उसे पीते हुए पके जा रही थी कि जिस आदमी को मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की परवाह नहीं है, मैं उसके पास वापस क्यों जाऊं। तो जैसे ही सुरेश को पता चलता है कि रीमा प्रेग्नेंट है, तो वो टैक्सी रुकवा कर रीमा को वोमिटिंग करवाता है और बहुत सुनाता है कि प्रेगनेंसी में ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, आपको समझ नहीं है क्या इतनी भी। तो रीमा इमोशनल होते हुए कहती है कि मैं अब इस बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहती और तुम मेरी इतनी परवाह कर रहे हो क्यों, मुझे बस यहीं सड़क पे छोड़ दो। तो वो कहता है कि सड़क पे कैसे छोड़ दो, आप अपने किसी फ्रेंड का ये एड्रेस बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पहुँचा देता हूँ। पर वो नहीं बताती दोस्तों। तो मजबूरी में सुरेश को उसे अपने किराए के मकान पर जाना पड़ जाता है, जहाँ रीमा गेम के बारे में बात कर रही होती है। हालांकि सुरेश सही से कुछ समझा नहीं होता, मगर उसको इतना तो समझ आ जाता है कि ये लोग जरूर कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जिससे इनकी जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। और अब प्रेजेंट में सुरेश दावा करता है कि मुझे गेम के बारे में सब कुछ पता है, अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस को बयान दिया तो फिर सोच लेना अपना क्या होगा तुम्हारा। जिससे ये डरकर वहाँ से चली जाती है और सोच में पड़ जाती है कि अब हम इंस्पेक्टर को क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी बता दिया कि हमें किसी पे शक है, तो अब जब वो हमसे पूछेंगे तो क्या बताएंगे। इसके बाद सिर्फ बीना व्हाइट फ्लावर लेकर जाती है रीमा के घर उसे श्रद्धांजलि देने, मगर दरवाजा तीर्थ खोलता है, जो उसे देखते फ्लर्ट करना शुरू कर देता है कि कितने दिन हो गए तुम्हें टच किए हुए, आई रियली मिस यू। इस पे बीना कहती चुप करो ना, दीवारों के भी कान होते प्लीज। इसके बाद बीना घर के अंदर जाती है और मन ही मन रीमा की फोटो से माफी मांगती कि सॉरी, मैं तुम्हें अपने और तीर्थ के अफेयर के बारे में बता नहीं पाई, दरअसल मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। इसके बाद बीना को रीमा की तेज हंसी की आवाज आती है दोस्तों, जिससे डरकर उसकी हालत खराब। और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि दरअसल तीर्थ ने जो अपनी गर्लफ्रेंड बिंडा के बारे में बताया था ना, वो बस एक कवर अप स्टोरी थी। दरअसल बिंडा तीर्थ की कॉलीग थी और वो उसे पसंद भी करती थी, पर तीर्थ ने उससे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए डेट किया था। उसका दोस्तों असल अफेयर तो बीना के साथ था। हाँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था इनके बीच, पर एक दिन तीर्थ ने डिवोर्स वाली बात रख दी रीमा के सामने, और जब इसके बारे में बीना को पता चला तो वो टाइम निकालकर तीर्थ से उसके घर मिलने गई। उस वक्त रीमा घर पे नहीं थी और ना ही तीर्थ की माँ। बीना भड़काती है तो रीमा उससे पूछती कि ये डिवोर्स वाली बात क्यों। तो तीर्थ कहता है कि मुझे उस मोटी रीमा भैंस के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं बस उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो बीना कहती कि अच्छा, इतनी ही नफरत है तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। तो तीर्थ कहता है कि वो तो मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया था, तुम हर रात अपने पति के साथ सोती हो इसीलिए बस। और बीना यहाँ पे गुस्से में कहती है और तुम्हें क्या लगता है तुम उसको डिवोर्स दे दोगे तो मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी क्या। तो ऐसा नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा पति बहुत ही अच्छा है, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। हाँ, अगर तुमने डिवोर्स वाला बखेड़ा सॉल्व नहीं किया तो मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगी। जिसके बाद दोस्तों तीर्थ ने अपनी वाइफ से माफी मांगी, यानी रीमा से, और सब कुछ ठीक करने की बात की। यानी तीर्थ ने अपनी फ्रेंड्स के हस्बैंड के समझाने पे अपनी वाइफ के साथ रिश्ता सही नहीं किया, बल्कि बीना के समझाने पे और धमकाने पे किया था।
ये है सीन तो। और इसके बाद तो बीना, आरती और दीदी ने गेम को एक स्टेप आगे बढ़ाया। इन्होंने एक दूसरे के हस्बैंड से जो पहली मीटिंग करी थी, उसी वक्त सभी ने हस्बैंड के अंदर उनकी वाइफ्स के लिए जहर घोल दिया था, जिससे उनका बिहेवियर अपने वाइफ के प्रति काफी रूड हो चुका था। और अब सेकंड मीटिंग पे तीनों अपने अपने टारगेट के दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश में जुट जाती है। आरती और दीदी को अब इस गेम में मजा आने लग गया था। वो फिजिकली अपने टारगेट के बड़ा करीब जाना चाहती थी। वहीं बीना के पास पहले से अपना पति और रीमा का पति तो था ही, तो वो अब सुमित जीजू से सिर्फ दोस्ती ही करना चाहती थी। मगर सुमित जब सामने से उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो बीना का ईगो हर्ट हो जाता है। वो सोचने लग जाती है कि अब मैं पहले की तरह अट्रैक्टिव नहीं हूँ क्या, जो ये मुझे फ्रेंड जोन कर रहा है। इसीलिए वो अब रोना धुना कर देती है, अपनी जान देने की बातें करके खूब ड्रामा करती है। वहीं प्रेजेंट में पुलिस ऑफिसर कॉल करके तीनों लेडीज को रीमा के घर पे इंक्वायरी करने के लिए बुलाता है और तीर्थ के सामने ही उन तीनों से पूछताछ की जाती है कि बताओ किस पे शक है। तो ये काफी परेशान हो जाती है कि हमें तो सुरेश ने धमकी दे के रखी हुई है, उसके बारे में तो बता नहीं सकते, फिर किसका नाम ले। तो आरती और दीदी ब्रिंडा का नाम ले देती है कि वो तीर्थ जीजू की गर्लफ्रेंड थी, तो हो सकता है अपने ब्रेकअप से गुस्सा होने के बाद उसने रीमा का खून कर दिया हो। और बीना कह देती कि नहीं नहीं, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम उसे कैसे ब्लेम कर सकते हैं। तब तीर्थ कहने लग जाता है कि फिर बिना सबूत के तुमने मुझ पे कैसे इल्जाम लगा दिया। तो बीना की मन की आवाज से दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने जानबूझकर तीर्थ पे इल्जाम लगाया था, ताकि आगे चलकर कोई बीना और तीर्थ के अफेयर के बारे में सोच भी ना पाए। साथ ही तीर्थ ब्रिंडा से अपनी ब्रेकअप वाली बात बताकर पुलिस की नजर में इनोसेंट साबित हो जाए। तो ऐसा तो हो ही गया था दोस्तों, पुलिस को तो लग ही रहा था कि उसने अपनी वाइफ के साथ फिर रहने का डिसाइड कर लिया था, तो क्यों मारेगा अपनी वाइफ को, यानी कि बीना का प्लान काम कर रहा था। खैर अब पुलिस ऑफिसर कहते हैं अगर आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं उसे बुलाना चाहूंगा जिसके पास बहुत कुछ है कहने को। और वो कॉल करके सुरेश को बुलाता है दोस्तों, जिससे तीनों लेडीज के चेहरों का जो रंग था एकदम से गायब। पर सुरेश के आते यहाँ तीनों ठान लेती है कि पुलिस के सामने हमें सुरेश को बोलने का मौका ही नहीं देना है, हमें उसे किसी भी हाल में गलत साबित करके रहना है। तो इसीलिए तीनों बारी बारी से कहने लग जाती है कि ये तो बहुत ही घटिया लड़का है, हम जब भी उसके रेस्टोरेंट में जाते थे हमें बड़ी गंदी अश्लील चीजें दिखाता था, इशारे कर करके हमसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता था। हमारी इंसानियत तो देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी हमने इसकी कंप्लेंट नहीं की कि कहीं इसकी नौकरी ना चली जाए। हम तो बच गए मगर रीमा बेचारी इसके झांसे में फंस गई। अमीर आदमी की डिप्रेस्ड बीवी का इसने फायदा उठाया, और जब रीमा का अपने हस्बैंड से सब कुछ ठीक हो गया तो रीमा ने सुरेश से अपना रिश्ता तोड़ने की कोशिश की होगी और फिर इस सुरेश ने उसकी जान ले ली होगी। ये सब जानकर तीर्थ भी गुस्से में रिएक्ट करता है दोस्तों। वो सुरेश के साथ मारपीट करने लग जाता है और उसको अरेस्ट करने को कहता है। पुलिस भी अपने असिस्टेंट को बुलाकर सुरेश को पुलिस की गाड़ी में बैठाने को कहती है और इन तीनों से पूछती है कि जिस रात रीमा की मौत हुई उस रात आप तीनों कहाँ थी। तो वो कह देती है कि हम तो अपने अपने घर में सो रहे थे, इतनी रात को हम आखिर जा ही कहाँ सकते हैं। तो ऑफिसर कहते हैं कि अच्छा ठीक बात है, आपके हस्बैंड इस बात की गवाही दे सकते हैं ना। जिस पे बीना कहती कि नहीं नहीं, उस रात मेरे पति पोकर नाइट में गए हुए थे। दीदी कहती मेरे हस्बैंड अपनी दीदी के घर गए हुए थे, और आरती कहती कि मेरे पति अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने गए हुए थे। तो ऑफिसर कहते हैं यार बड़ा कमाल है, रीमा की मौत वाली रात आप तीनों के पति घर पर नहीं थे और आपको जरा सा भी शक भी नहीं हुआ। वहीं एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि इनके पतियों ने इनसे झूठ बोला था और ये तीनों अपनी अपनी सेटिंग के घर के बाहर 12 बजे उनसे मिलने गए हुए थे। और उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था दोस्तों हमें अभी तक नहीं पता। तो ऑफिसर प्रेजेंट में सुरेश को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, उससे पूछताछ करते हुए जा रहा होता है कि तुमने अपने अफेयर के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं अभी तक। सुरेश कहता है कि मुझे तो मेरी बात बोलने का मौका ही नहीं दिया क्या, मैं तो गे हूँ, मुझे लड़के पसंद है। रीमा के साथ तो मेरी प्योर फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड थी, फ्रेंडशिप के नाते मैं उससे सच्चा प्यार करता था, हमारे बीच तो कोई भी नाजायज रिश्ता नहीं था। अब इधर जब ये तीनों लेडीज अपने अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उनके हस्बैंड बड़ी टेंशन में। वो अपनी वाइफ से बोल रहे होते हैं कि इंस्पेक्टर का फोन आया था, उन्होंने आज रीमा के घर पे तुम तीनों से पूछताछ की और तुम्हें ये बताते कि जिस रात रीमा की मौत हुई मैं घर पे नहीं था। तीनों के पति ऐसा ही बोलते हैं दोस्तों। इस पे तीनों की वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा कि उस रात तुम अपने घर पे थी, इस बात की गवाही क्या तुम्हारे हस्बैंड दे सकते हैं। तो मुझे बताना पड़ा ना कि तुम घर पे नहीं थे, बस इसीलिए। जिस पे हस्बैंड बताते हैं कि अब इंस्पेक्टर अगले दिन हमसे पूछताछ करने आएंगे, चलो हम घर पे नहीं थे पर क्या तुम घर पे थी। बस दोस्तों तीनों हस्बैंड्स अपनी अपनी वाइफ का बैग चेक करते हैं और उनमें उन्हें अपनी वाइफ के इनिशियल लेटर के गोल्ड चेन मिलती है। वो तीनों अपनी वाइफ से सवाल करते हैं कि किसने दिया तुमको ये। तीनों की पत्नियां डर जाती हैं और झूठ कहती हैं कि ये तो मुझे रीमा ने दिया था। अब दोस्तों क्योंकि रीमा तो इस दुनिया में बची नहीं है गवाही देने के लिए, इसीलिए इन्होंने रीमा का नाम ले लिया। मगर हस्बैंड्स तो अपनी वाइफ पे शक करने लग जाते हैं तीनों के, क्योंकि इन्हें एक नोट रिसीव हुआ था जिसमें इन्हें अपनी वाइफ का बैग चेक करने को कहा गया था। अब आगे एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है दोस्तों कि जिस रात रीमा की मौत हुई थी ना, उस रात तीनों पतियों ने अलग अलग रीजन देकर अपनी वाइफ से कहा कि आज रात हम घर नहीं आ पाएंगे, और उसी रात 12 बजे
वो अपनी अपनी सेटिंग से मिलने गए थे। रात में बाहर जाना पॉसिबल तो नहीं था, इसीलिए ये तीनों कुछ देर के लिए अपने घर के बाहर ही मिलने को रेडी हुई थी। उस वक्त सुमित ने बीना को, अरुण ने दिति को और ध्रुव ने आरती को उनके नाम के इनिशियल लेटर की गोल्ड चेन दी थी, जिसे इन तीनों ने लेने से मना कर दिया था कि नहीं नहीं इतना महंगा है, हम नहीं ले सकते और इसे मैं रखूंगी कहाँ पे। तो दोस्तों तीनों मर्दों ने अपने अपने प्यार का वास्ता देकर उनको वो चेन रखने पे मजबूर कर दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि अगर तुम इसको पहन नहीं सकती तो अपने बैग में रख लेना, जिससे मुझे हर पल तुम्हारे पास होने का एहसास हो। फिल्मी डायलॉग मार दिया। अब ये सारी बातें तो इन तीनों लेडीज ने टॉप सीक्रेट रखी हुई थी, मगर कल रात जब इंस्पेक्टर ने रीमा के घर पे इनसे पूछताछ करी तो ये काफी डर गई और इन्होंने फिर ये फैसला लिया कि अब हम आपस में एक भी सीक्रेट नहीं रखेंगे। इसीलिए इन्होंने कल ही एक दूसरे को सारी बातें बता दी थी कि तुम्हारे पतियों के साथ हमने कैसे कैसे चक्कर चलाए और क्या क्या किया। तो इन तीनों को पता चल गया था कि हमारे पतियों ने अपनी अपनी सेटिंग को गोल्ड चेन दी है। अब जब इतना कुछ हो रहा है तो हो सकता है चेन वाली बात भी रिवील हो जाए। तो वो क्या करती है दोस्तों, पहले ही प्लानिंग कर लेती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सब यही कहेंगे अपने अपने पतियों से कि ये चेन हमको किसने, रीमा ने दी है और ऐसी चेन हम सारी सहेलियों के पास है, ये बोल देंगे हम। इधर सुरेश इंस्पेक्टर को वो सारी बात, मतलब वो गेम वाली बात के बारे में सब कुछ सच बता देता है जो भी उसको पता था। साथ ही दोस्तों वो एक और ट्विस्ट रिवील करता है कि पतियों को भी इस गेम के बारे में पता है और उन्हें ये चीज बताई खुद रीमा ने। रीमा ने एक एक करके तीनों के पतियों को मिलने बुलाया था और थैंक यू कहा था कि आप लोगों के समझाने की वजह से मेरे हस्बैंड वापस सही ट्रैक पे आ गए हैं। पर क्या आपकी वाइफ सही ट्रैक पे है, जिससे पति हो जाते हैं शॉक्ड कि मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। और तब रीमा उनको एक एक करके सारी सच्चाई बता देती है कि आपकी बीवी का तो इसके साथ अफेयर चल रहा है, आपका भी तो अफेयर चल रहा है ना। और पतियों को ये लगता है दोस्तों कि भले मैं किसी और की बीवी के साथ इन्वॉल्व हो रहा हूँ पर मेरी वाइफ ऐसा थोड़ी कर सकती है, उसे नहीं करना चाहिए ये। तब रीमा उन्हें कहती है कि ठीक है, फिर ये लो गोल्ड चेन और अपनी अपनी लवर्स को आधी रात में बुलाकर दे दो। अगर आधी रात में वो तुमसे मिलने को रेडी हो जाती है तो समझ जाना उनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। और साथ ही तुम अपनी बीवी के बैग में चेक करना कि तुम्हें सिमिलर चेन मिलती है कि नहीं। अगर मिलती है तो फिर समझ जाना कि तुम्हारी वाइफ कितनी ज्यादा लॉयल है। दोस्तों ये कहकर रीमा तो हंसने लग जाती है। और वहीं उसी रात रीमा की मौत हो जाने की वजह से पतियों का ध्यान बैग चेक करने से बिल्कुल हट जाता है। मगर आज जब बात उन तक पहुंच गई, इंस्पेक्टर उनसे इंक्वायरी करने आ रहे हैं, तो उनको वो बैग खोलने वाली और चेन की बात याद आती है। वहीं लेडीज भले ही बाहर अपने अफेयर कर रही हो पर वो अपनी बसी बसाई दुनिया को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती थी। वो अपने हस्बैंड से मतलब अलग नहीं होना चाहती थी। बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी खेल हो रहा है। अब ये सारी बातें जानकर इंस्पेक्टर कहता है कि अरे बाप रे, मैं तो रीमा को विक्टिम समझ रहा था पर ये तो बड़ी खतरनाक निकली। पहले इसने अपनी फ्रेंड्स को ये गेम खेलने के लिए उकसाया और फिर उनके पतियों को इसके बारे में बता दिया। इस पर सुरेश कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, उनकी फ्रेंड्स ने उनके साथ जो किया उसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो सुनिए, मैंने रीमा मैडम को अपने रूम की डुप्लीकेट चाबी दे रखी थी ताकि जब उनका मन करे वो आ जा सके बिना किसी संकोच के। रीना मैडम एक दिन बड़ी खुशी खुशी मुझे वो चाबी लौटाने के लिए आई और कहा कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे हस्बैंड अब चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लेके आऊँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ दिनों के लिए मायके जाने वाली हूँ। मगर अभी मैं तुम्हारी चाबी लौटाने आई रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ खुशी के पल और बिताने चाहिए। तो सुरेश कहता है हाँ, तो आपको फौरन अपने घर जाना चाहिए। और हाँ, माना कि सब ठीक हो गया फिर भी आपके दोस्त का ये घर आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, जब मर्जी आ जाना। तो दोस्तों रीमा खुशी खुशी जाती है अपने घर। वहाँ जो वो अपने बेडरूम से आवाजें सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बीना तीर्थ के साथ इंटीमेट हो रही थी और दोनों आपस में बातें भी कर रहे थे। बीना कह रही थी कि अगर रीमा वापस आ गई तो क्या होगा, जिसपे तीर्थ कहता है अरे उस सालू की बोली का नाम मत लो, मूड खराब हो जाएगा, अभी मजे करो। अगर आ भी गई तो क्या ही हो जाएगा, उसे तो पहले ही पता है कि मैं लॉयल नहीं हूँ उसके लिए। मगर हाँ, जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसे चीट कर रही है तो उससे तुम निपट पाओगी क्या। सारी सच्चाई जानने के बाद भी रीमा उन्हें कन्फर्म नहीं करती और रोते रोते वापस सुरेश के पास आ जाती है। वहीं प्रेजेंट में दोस्तों जब तीनों पति अपनी बीवी पे प्रेशर बनाते हैं कि सच सच बताओ तुम्हें वो चेन दिया किसने था, तो प्लान के मुताबिक पत्नियां सारा पासा ही पलट देती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें लगता होगा कि तुमने हमें पकड़ा है, पर सच्चाई तो यह है कि हमने तुम हस्बैंड्स को एक्सपोज कर दिया। हम तीनों ने प्लान किया था अपने अपने हस्बैंड्स का लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए। दीदी तो अपने हस्बैंड से कहती है तुम्हें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम से भी बहुत चिढ़ थी, पर जैसे ही बीना ने तुम्हें अपनी मजबूरी बताई और प्यार के दो मीठे बोल क्या बोल दिए, तुम तो फिसल गए। उसे गोल्ड की चेन दी थी तुमने, आज तक कभी मुझे दी है गोल्ड की चेन। और बीना अपने हस्बैंड ध्रुव से कहती है जो फ्लैट तुमने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट के लिए खरीदा था वहाँ तुम बार बार आरती को लेकर गए, उसके हाथ से ग्लास क्या टूटा, तुमने तो उसका हाथ ही पकड़ लिया। अगर तुम उसका हाथ पकड़ कर साइन नहीं करते तो क्या वो खुद नहीं हट सकती थी, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए था ना उसको छूने का। और इधर आरती अपने हस्बैंड से कहती है कि अरुण तुम न जाने कितनी रातों से मेरे साथ क्लोज नहीं हुए हो। और उधर तिथि को
उनका गजरा गिफ्ट करके आ रहे हो? मुझसे झूठ बोलकर तुमने उस रात दीदी को चेन गिफ्ट की है ना? वो तो दीदी मेरी फ्रेंड थी, इसलिए मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चलता रहा। वहीं अगर कोई और होती ना तो वो हमेशा करे तुम्हें मुझसे छीन लेती। दोस्तों देखा क्या खेल खेल दिया पत्नियों ने। इस पे हस्बैंड्स अपनी वाइफ को कहते हैं कि और तुमने जो मेरे बारे में अपनी फ्रेंड को गलत गलत बातें बोली उसका क्या? तो वाइफ्स कहती हैं कि कल को कोई भी आकर मेरे बारे में नाप शनाप बोलेगा और तुम उसकी बातों में आकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले जाओगे। मुझसे अगर किसी ने कहा होता कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे बारे में ये गलत बातें बोली है तो मैं उसकी बातों में आने के बजाय तुमसे बात करती कि देखो ना कोई तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहा है। पर नहीं, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए दूसरी औरतों के नजदीक जाने का। तुम भी तो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते थे। अब तीनों ही वाइफ काफी रोना धोना शुरू कर देती है। ताना मारने के बाद अपने अपने सामान को पैक करती है और घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। और तब उनके हस्बैंड उनको रोकते हैं कि माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज तक सही गलत का पता नहीं लग पाया। तुम चले जाओगे तो कल मैं इंस्पेक्टर को कैसे फेस करूंगा। दरअसल एक बात बताऊं, सच्चाई तो यह है कि कत्ल वाली रात जब रीमा ने हमें अपनी लवर को चेन गिफ्ट करने को कहा तो हम गिफ्ट करने के बाद वापस रीमा के घर पे गए थे। उस रात तीर्थ तो पहले से घर पे नहीं था, इसलिए रीमा ने हमें घर पर बुलाया था कि अगर तुम तीनों की वाइफ्स ने अपने लवर से आधी रात में गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तुम तीनों हस्बैंड्स को वही करना होगा जो मैं कहूंगी। पर हैरानी वाली बात यह थी कि जब हम अपनी हार स्वीकार करने के बाद रीमा के घर गए तो दरवाजा खुला हुआ था मगर रीमा घर पे नहीं थी। हमें लगा वो जरूर सो गई होगी, इसलिए उतनी रात हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और हम आ गए घर से। पर यकीन मानो हमने रीमा को नहीं मारा। हर कोई यही बोलता है दोस्तों अपनी पत्नियों को। तो ये वाइफ्स ऐसा प्रिटेंड करती हैं कि हम आज रुककर तुम पे एहसान कर रहे हैं, हम तुम्हें बचाने को तैयार हैं और आज के बाद तुम कभी किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो दोस्तों अगले दिन जब इंस्पेक्टर तीनों कपल को एक ही जगह पे बिठाकर इंक्वायरी करते हैं तो इनकी बेशर्मी से सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर को चाहिए था गवाह कि उस रात तीनों के हस्बैंड आखिर कहाँ गए थे। तो बीना कह देती है मेरा सुमित के साथ अफेयर चल रहा था, तो उस रात हम साथ में मेरे घर पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं आरती कहती कि मेरा ध्रुव के साथ और दीदी अरुण के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात कह देती है। इस तरह से तीनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के गवाह बन जाते हैं कि जिस रात रीमा की मौत हुई उस रात हम बिल्डिंग के पास भी नहीं थे जहाँ से वो मरी। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पर एक बात बतानी थी आप लोगों को। सुरेश के घर से 3 सिगरेट्स बट्स मिले थे और वो भी उसी कंपनी के जिसकी आप लोग सिगरेट पीते हैं। आप लोगों का सलाइवा टेस्ट लिया जाएगा। और एक बात बता दूं, फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो गया है कि बिल्डिंग से जो लाश मिली थी वो रीमा की ही थी और उसकी मौत छत से गिरने के 2 मिनट पहले हो चुकी थी और उसकी मौत की वजह थी ड्रग स्लो पॉइजनिंग। उसके मुंह नाक से खून निकला और उसकी मौत हो गई। तो अब ये बताइए आप में से साइकेट्रिक ट्रीटमेंट किसका चल रहा है? जिसपे बीना फौरन कहती है कि वो सुरेश भी तो हो सकता है। आपकी शक्ति स्विंग घूमकर बार बार हमी पे क्यों आ जाती है? तो इंस्पेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते हैं ना, सुरेश को भी बुला लेते हैं, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर तो दोस्तों इंस्पेक्टर लगातार सुरेश को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाता। शायद वो इस दुनिया में जिंदा ही नहीं बचा। उसके घर पे उसकी लाश पड़ी होती, उसके मुंह से कान से खून निकलता है। यानी जिसने रीमा को जान से मारा उसी ने सुरेश को भी मार डाला ताकि कुछ बाहर ना आ सके। अब दोस्तों अगले सीजन में खुलेगा पूरा राज क्या था, लेके आते हैं आपके लिए अगले दिन। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे मजा है ना, सीरीज में मजा है ना आपको?